हाँ भाई, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट में तुम्हें याद होगा, हमने वेव ऑप्टिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने तुम्हें कंडीशंस बताई थी ब्राइट और डार्क फ्रिंज की क्या होती है। फिर मैंने तुम्हें फ्रिंजेस विड्थ के बारे में बताया था क्या होता है, और उसके हमने एक्सप्रेशंस ड्राइव किए थे फ्रिंजेस विड्थ के, ब्राइट फ्रिंज का, डार्क फ्रिंज का पैटर्न बना के हमने देखा था कैसा बनता है। अभी हम क्या करते हैं, सपोज करो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें हम क्या करते हैं, मान लो इसमें जो दोनों में से एक स्लिट है, उस स्लिट को अगर हम किसी एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम से कवर करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूं कि एक थिक ग्लास का स्लैब ले लेते हैं और किसी एक जो हमारा स्लिट था दोनों में से किसी एक को कवर कर देते हैं, तो नेचुरल सी बात है जब लाइट दूसरे स्लिट से स्क्रीन के ऊपर जाएगी तो मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम चेंज होगा तो लाइट की पाथ भी चेंज होगी, रिफ्रैक्शन पाथ चेंज होगी, और लाइट नॉर्मल से कुछ ज्यादा या कम टाइम भी लेगा, क्योंकि अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तो उतने ही टाइम में अगर मैं मान लो एक ग्लास स्लैब लिया, उसकी कुछ विड्थ ली मैंने, टी है मान लिया उसकी विड्थ, तो अगर मैं लाइट को ग्लास स्लैब में डालूं टी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, और उतने ही टाइम तक उसको मैं अगर वैक्यूम में ट्रेवल करवाऊं तो टाइम डिफरेंट होगा ना, यानी दोनों का जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब लाइट एक स्लिट से बाहर आएगी और उसको किसी और मीडियम से पास करना होगा तो क्या होगा, लाइट अपने पाथ को चेंज करेगा। और लाइट अपने पाथ को अगर चेंज करेगा तो हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस हमारा बन रहा था उन फ्रिंजेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रिंजेस विड्थ में क्या कुछ चेंज आएगा, जो फ्रिंजेस की पोजीशन है क्या वो पोजीशन कुछ चेंज होगी। तो ये सब चीजें हम करते हैं और देखते हैं कि स्लिट को इंट्रोड्यूस करने से, ट्रांसपेरेंट स्लिट को इंट्रोड्यूस करने से फ्रिंजेस में क्या चीज और कैसे चेंज होगा। तो सपोज करो मैं यहां पर एक डबल स्लिट लेता हूं। मान लो मैंने एक डबल स्लिट लिया, ये मैं डबल स्लिट ले रहा हूं, और ये मैंने ले लिया स्क्रीन, मान लो ये स्क्रीन ले लिया, और इस स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने P, और इसको मान लेता हूं मैं S1 सोर्स, इसको मान लेता हूं S2 सोर्स। तो जैसे कि हमने किया था, लाइट यहां से भी यहां आएगा और इससे भी यहां आएगा, तो क्या होगा, ब्राइट या डार्क फ्रिंज कुछ ना कुछ बनेगा। और इसके सामने जो ये बिल्कुल यहां पर हमने देखा था कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है, मान लो C से इसको डिनोट कर दिया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। अब ये क्या करते हैं, मान लो ये जो हमारा S1 है, इसके पाथ में मैंने क्या करा, एक ये स्लैब डाल दिया, ट्रांसपेरेंट स्लैब डाल दिया, और मान लेते हैं इसकी जो विड्थ है वो T है। अब इसको आप कहीं भी ले सकते हैं पूरे पाथ में, ये लाइट की रेज है, ये रेज आ रही है, कहीं भी ले लो, यहां स्लिट के सामने रख दो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो स्लिट से लाइट जा रही है और P पॉइंट पे आ रही है, उसको इसमें से गुजरना है। अब उसको कहीं भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या होगा कि जब लाइट इस मीडियम पे गई, यानी एक स्लिट से पास की, जिस स्लिट की विड्थ T है, तो उस मीडियम, उस स्लिट को क्रॉस करने में लाइट कितना टाइम लेगा, लाइट टाइम टेकन
by the light, time taken by the light to cross transparent medium, इसको कितना टाइम लेगा? ये हमारा टाइम हो जाएगा लेंथ जो कि t है, और वेलोसिटी मान लेते हैं इसमें इसकी v है, सपोज करो दैट v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, इस स्लैब के अंदर। और आपको पता है किसी भी मीडियम में अगर लाइट की आपको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे? क्या करोगे? लाइट की स्पीड को डिवाइड कर दोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। कैसे? क्योंकि म्यू आपको पता है क्या होता है, सी बाई वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां से हमने वी की जगह सी बाई म्यू डाल दिया, तो ये आ गया हमारा टी टाइम्स ऑफ म्यू बाई सी। म्यू बाई सी, ये वो टाइम आ गया जितना टाइम में लाइट इस ट्रांसपेरेंट स्लैब को पार कर जाएगी। अब हम क्या करते हैं, देखो सपोज करो अगर यह ट्रांसपेरेंट स्लैब नहीं होता तो उतने ही टाइम में लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड by light in vacuum in same time कितना लेगा? मान लेते हैं इस डिस्टेंस को x है, सपोज करो x मान लिया मैंने इसको, तो x कितना क्या होगा? x क्या होता है? डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी आपकी क्या है वैक्यूम में? c। और टाइम कितना लिया? t इंटू म्यू अपॉन सी। तो c से कैंसिल हो गया c। तो इतना ही टाइम में वैक्यूम में लाइट इतना डिस्टेंस कवर करती, म्यू इंटू टी। और जहां पर t क्या है? जहां पर t स्लैब की विड्थ है, ध्यान रखना टाइम नहीं है, कहीं टाइम कर दो उसको। क्या है? ये हमारी स्लैब की विड्थ है। अब देखो, अब आपको पता है कि स्क्रीन पे जब लाइट आती है तो सुपर इंपोज करेगी दोनों स्लिट से लाइट आकर के, और जब लाइट सुपर इंपोज करेगी तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पे। अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होगा तो पता है आपको क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज बनता है। और अगर पाथ डिफरेंस 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है तो डार्क फ्रिंज बनता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे इस P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बनवाना है या डार्क फ्रिंज बनवाना है, क्या निकालना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा हमें पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? पाथ डिफरेंस निकालते हैं। देखो अगर ये स्लैब नहीं होता तो पाथ डिफरेंस कितना होता? पाथ डिफरेंस होता कितना? चलो मैं इसको दूसरे तरीके से समझता हूं। यहां से यहां तक का पाथ क्या हो गया, या यहां से यहां तक का पाथ कितना हो गया? S2P और माइनस S1P में क्या ऐड कर दोगे आप? क्या ऐड करोगे? ये x ऐड करोगे, x ऐड करोगे। तो अब आपका पार्ट डिफरेंस आ जाएगा S2P माइनस S1P प्लस x। यह आपका पार्ट डिफरेंस आ गया। और याद करो क्या कि जब हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां पर H2P और माइनस S1P क्या लिखा था? ये हमारा आया था
मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहां से एक्सन है, याद करो एक्सन है, ये बता चुका हूं पहले, कर चुके हैं हम डिस्कस। तो ये जो आया था हमारा, ये आया था एक्सन डी बाई डी, एक्सन डी बाई डी, और प्लस एक्स, और एक्स की जगह हम क्या डाल सकते हैं, म्यू इंटू टी। व्हाट इज टी? टी इज द विड्थ ऑफ दिस स्लैब। तो अब जो पाथ डिफरेंस आएगा देखो वो ये आएगा, ये आएगा पाथ डिफरेंस। दिस इज द न्यू पाथ डिफरेंस। अब कहानी वही आती है जो हमने पहले जहां से हमने खत्म करी थी कि अगर पाथ डिफरेंस क्या होता है, अगर पाथ डिफरेंस होगा एन लैम्डा तो क्या बनेगा फिर, ब्राइट फ्रिंज, और पाथ डिफरेंस होगा 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2 तो बनेगा डार्क फ्रिंज। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, यानी कि एक्सन डी बाई डी ये होना चाहिए, सॉरी एक्सन डी बाई टी प्लस म्यू इंटू टी ये होना चाहिए एन लैम्डा। तो यहां से अगर आप एक्सन निकालोगे तो ये आएगा हमारा कितना, ये हमारा आएगा एन लैम्डा माइनस म्यू टी इंटू अच्छा थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर लेते हैं, देखो ये कैपिटल डी आएगा और स्मॉल डी यहां आएगा, स्मॉल डी ऊपर आएगा सॉरी, और कैपिटल डी यहां नीचे आएगा। ये थोड़ा हमने इसको ठीक कर लेते हैं, और स्मॉल डी और नीचे आता है कैपिटल डी, ये आ गया हमारा। तो यहां से आ जाएगा हमारा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो ये हमारा पाथ डिफरेंस है। किसी भी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आ गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से निकालने का। अभी क्या करते हैं, बिल्कुल सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, डार्क फ्रिंज का निकाल सकते हैं। तो फॉर डार्क फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, डार्क फ्रिंज के लिए ये जी जो है एक्सन डी बाई डी प्लस म्यू इंटू टी ये होना चाहिए 2n - 1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो यहां से आपका एक्सन आ जाएगा 2n - 1 इंटू लैम्डा बाय 2 माइनस म्यू इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये आपका किसी भी डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया। याद करो इससे पहले जब हमने यहां पर कुछ भी स्लैब नहीं डाला था, कोई स्लैब नहीं था, ट्रांसपेरेंट स्लैब नहीं था, तो ये वाला फैक्टर इसमें नहीं आता था, म्यूटी, जिसको कि हम ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ ये नहीं था पहले, अब यहां पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक चीजों को मैं आपको बताता हूं कि अब हुआ क्या, अगर सपोज करो मुझे क्या करना है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का लेना है, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए तो n होता है 0 होता है। तो पहली वाली हमारी इक्वेशन है ये, इसमें आप n को 0 डाल करके देखो क्या आएगा, एक्सन आ जाएगा आपका माइनस म्यू इंटू टी बाई डी, और यहां आ जाएगा कैपिटल टी आ जाएगा ना। इसका मतलब पहले वाले अगर ये स्लैब नहीं होता तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां आता, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे आता, यानी कि दो स्लिट्स जो होते हैं
उन दोनों स्लिट्स के बिल्कुल सामने स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आता है। यहां पर क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, तो क्या हुआ, यहां पर जो फ्रिंज है वो नीचे चला गया। कितना डिस्टेंस नीचे, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसीलिए आ रहा है, सपोज करो ये अगर मैंने स्क्रीन ले लिया, ये है O, यहां पर पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये कितना नीचे शिफ्ट कर गया, माइनस म्यू टी बाय डी इंटू डी, इतना डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नीचे चला गया। और इसी तरीके से सेंट्रल नहीं, इसी तरीके से इसके बाद जो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज आएगा वो भी उतना ही नीचे चला जाएगा, फिर अगला जो ब्राइट आएगा वो भी उतना ही नीचे चला, यानी कि सारे के सारे फ्रिंजेस जो पहले सेंटर पे बन रहे थे अब सेंटर से क्या हो गए, सेंटर से नीचे चले गए। कितने डिस्टेंस शिफ्ट हुए, इतने डिस्टेंस शिफ्ट हुए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट। तो टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम था फ्रिंजेस शिफ्ट। इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस होती है वो शिफ्ट कर जाती है, इतने डिस्टेंस शिफ्ट कर जाती है यदि हम क्या करते हैं, यदि हम एक ट्रांसपेरेंट स्लैब को किसी एक स्लिट के सामने रख देते हैं। तो आपने इसमें एक चीज देखा होगा कि दो स्लिट्स मैंने लिए ऐसे थे, एक ऊपर और एक नीचे, दो स्लिट्स मान लो ले लिए ऐसे, अपर एंड लोअर। अगर मैंने क्या करा है, अपर वाले को स्लैब से कवर कर दिया, ट्रांसपेरेंट स्लैब से, तो फ्रिंज नीचे शिफ्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैं भाई ये भी तो कर सकता हूं कि नीचे जो लाइट नीचे S2P, देखो उसमें जो भी डायग्राम बनाया था S2P, वहां पर अगर मैं एक फ्रिंज वो डाल देता हूं, स्लैब डाल देता हूं, तो भी तो यही आएगा फ्रिंज शिफ्ट, लेकिन अब वो ऊपर के बजाय नीचे के बजाय ऊपर चला जाएगा। इतना ही अमाउंट शिफ्ट करेगा लेकिन ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब अगर हम ऊपर वाले स्लैब को कवर करेंगे, स्लिट को कवर करेंगे, तो फ्रिंज नीचे चला जाएगा, नीचे वाले कवर करेंगे ऊपर चला जाएगा। कितना अमाउंट हो जाएगा, इतना अमाउंट मिल जाएगा, ये फिक्स है, ये फ्रिंज शिफ्ट है। एक और चीज हो सकता है, आप जरूरी थोड़ा कि एक को कवर करो, भाई दोनों कवर कर दिया आपने, तो दोनों कवर कर दिया तो दोनों का ऑप्टिकल पाथ निकालो और माइनस कर दो, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि दोनों में भी कर सकते हो, तो फ्रिंज शिफ्ट में थोड़ा सा फिर डिफरेंस आ जाएगा उसमें, लेकिन कंसेप्ट तो आपका वही रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने देखा कि फ्रिंजेस शिफ्ट कर गया। अब हम एक और चीज में देखते हैं कि क्या ऐसा करने से जो फ्रिंजेस होती है उसकी विड्थ चेंज होगी। तो जैसे मान लो मैं निकालता हूं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, मान लो डार्क फ्रिंज की विड्थ निकाल के देखते हैं क्या है। तो जैसे ही हम डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालेंगे, तो आपको तरीका बताया था कि दो लगातार डार्क फ्रिंज जो आएगा वो दो लगातार ब्राइट के बीच में आता है। तो आप क्या करो, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप निकाल दो, डार्क फ्रिंज आएगा, वही हमने पहले किया था। तो अगर मैं विड्थ निकाल लूं ब्राइट फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज की, तो क्या करूंगा, एक उससे अगले वाला ब्राइट लूंगा, माइनस कर दूंगा उससे पिछले वाले ब्राइट के डिस्टेंस से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के, और हमने ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ये निकाला है। देखो ये करके देखो, माइनस एक करके देख लेते हैं। तो n की जगह आप n+1 कर दोगे और बाकी सब चीज तो वही रहेगी ना, बाकी सब चीज तो वही रहेगी। मैं माइनस क्या करोगे, आप माइनस करोगे n लैम्डा माइनस म्यू, और अच्छा ये d सबके बाहर है, ध्यान रखना, म्यू टी और कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब आप एक चीज देखो भाई, जब इसको आप माइनस करोगे तो ये वाला फैक्टर तो आपका खत्म ही हो जाएगा, बीच में माइनस है, और सॉल्व करोगे तो वही आएगा लैम्डा d बाई डी। देखो ये देखो
जादू हो गया, तो जादू हो गया। इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि अगर हम एक स्लिट को किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से कवर कर देते हैं तो फ्रिंजेस की पोजीशन तो चेंज होती है, फ्रिंजेस शिफ्ट तो होता है, लेकिन फ्रिंजेस की विड्थ में कोई चेंज नहीं आता। ये मैंने ब्राइट की निकाली, डार्क की निकाली, ब्राइट की निकाल के देखो, वही न्यूटी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, लैम्डा डी बाई डी बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोसेस में, यानी कि जब फ्रिंजेस विड्थ का हम चीज करके देखते हैं तो फ्रिंजेस की पोजीशन तो चेंज होती है, लेकिन फ्रिंजेस की विड्थ में कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये हमने कवर किया आज, क्या है, फ्रिंजेस शिफ्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये करना है अच्छे से, समझ में आ गया चीज। अब देखो आगे क्या करते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं कि जो हमने फ्रिंजेस विड्थ की एक्सप्रेशन करी थी, यानी हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। वही क्वेश्चंस मैं यहां पर लिखता हूं, उसको आपको करके बताता हूं, और ये क्वेश्चन आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि सारे पार्ट आ जाए, सारे पार्ट ना आ जाए तो उनमें से एक ना एक तो कोई आ ही सकता है। और वो क्वेश्चन है क्या, देखो मैं आपको समझाता हूं। तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं बन सकते हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एक भी आ सकता है, सारे भी आ सकते हैं। बेसिकली आपको सीखना है, एक आओ चाहे अनेक आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको मैं एक एक करके बता रहा हूं और क्वेश्चन भी सारा, उसका आंसर भी वही साथ में बता रहा हूं। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, ये आपने डबल स्लिट लिया S1 S2 है ना, और आपने यहां पर क्या करा, स्क्रीन लिया, दिस इज स्क्रीन। और एक चीज होता है कि इसके सामने यहां पर हम क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं, ये मेन सोर्स या मेन स्लिट। सपोज करो मैंने इस डिस्टेंस में कैपिटल S से डिनोट कर दिया, और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस मैंने स्मॉल s से डिनोट कर दिया, सॉरी ये तो मैं d से लिखा था, d से डिनोट कर दिया। देखो फ्रिंजेस विड्थ की फार्मूला हमने ड्राइव किया था लैम्डा डी बाई डी। ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बने तो ये इसकी फ्रिंजेस विड्थ होगी। अब देखो क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला मान लो क्वेश्चन ये आया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंजेस व्हेन स्क्रीन इज मूव्ड अवे या क्लोजर टू डबल स्लिट। क्या होगा यदि हम स्क्रीन को डबल स्लिट से दूर ले आएंगे या पास लाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, बीटा आपको पता है प्रोपोर्शनल टू डी है। तो क्या होगा, अगर स्क्रीन को दूर ले जाओगे कैपिटल डी इंक्रीज करेगा, फ्रिंजेस विड्थ इंक्रीज करेंगी, और अगर स्क्रीन को पास लाओगे कैपिटल डी डिक्रीज करेगा, फ्रिंजेस विड्थ भी डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, जब बीटा को आप क्या करोगे, ऐसे देखो ऐसे एरो बनाता हूं, इंक्रीज करोगे तो फ्रिंजेस विड्थ भी इंक्रीज करेगी। मैंने एरो बनाया इंक्रीज का, ऐसे मान लो, समझ में आ गया। अब क्या है, और बीटा अगर डिस्टेंस डिक्रीज करोगे, कैपिटल डी डिक्रीज करोगे तो बीटा फिर डिक्रीज करेगा।
समझ में आया? और सिंपल सी चीज थी। दूसरी चीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंजेस विड्थ और फ्रिंजेस व्हेन slits are distance between the slits. Look, when distance between double slits is decreased. अभी क्या कर रहे हो कि स्मॉल डी जो था डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स उसको आप डिक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा? बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो क्या होगा जब आप डी को क्या करोगे? ऐसे लिखता हूं, डी को जब आप इंक्रीज करोगे तो फ्रिंजेस विड्थ डिक्रीज करेगी। और अगर आप डी को, यानी ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है, और अगर आप डी को क्या करोगे? इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, तो फ्रिंजेस विड्थ क्या होगी आपकी? अब इंक्रीज करेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी चीज आता है, देखो अब थर्ड चीज आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंजेस व्हेन monochromatic red light replaces monochromatic blue light। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि रेड से रिप्लेस कर रहे हैं ब्लू कलर को। यानी कि पहले मान लो ब्लू कलर ऑफ लाइट था, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि सारे इंटरफेरेंस जो होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक के लिए होते हैं, और मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर होता है ना? तो या तो हम ब्लू लाइट यूज कर रहे होंगे, या येलो कर रहे होंगे, या ऑरेंज कर रहे होंगे, वायलेट कर रहे होंगे, या रेड कर रहे होंगे। तो कह रहा है कि यहां पर क्या किया है कि ब्लू की जगह हमने रेड लाइट यूज कर दिया। तो आपको पता है ना क्या होता है? आपको पता है कि याद करो, विबग्योर, याद है ना विबग्योर? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की और ब्लू। तो बीच में आ ही रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिंजेस विड्थ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और लैम्डा रेड ज्यादा होगा लैम्डा ब्लू के, तो हम कह सकते हैं कि फ्रिंजेस विड्थ रेड कलर में ज्यादा होगी और फ्रिंजेस विड्थ ब्लू कलर में कम होगी। यानी कि अगर हम रेड लाइट से रिप्लेस कर देते हैं, ब्लू को रिप्लेस कर देते हैं रेड लाइट से, यानी वेवलेंथ इंक्रीज कर देते हैं, तो फ्रिंजेस विड्थ आपकी इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गया? अब इसमें एक और चीज है कि जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग कलर के लिए तो अलग अलग होती है, साथ में ये मीडियम पर भी तो डिपेंड करती है ना, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो नेचुरल सी बात है वेवलेंथ भी अलग अलग होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो एक जैसी होती है। और क्या रिलेशन था आपको याद होगा? चलो एक और लिखते हैं क्वेश्चन ये है, फोर्थ पॉइंट है ये कि व्हाट इज द फैक्ट ऑन फ्रिंजेस इफ entire apparatus immersed in a liquid of refractive index mu
क्या होगा, देखो जो वेवलेंथ होती है आपकी, चलो उसको यहां से ड्राइव कर लेते हैं। म्यू जो होता है आपको पता है C अपॉन C V होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, म्यू होता है। और इसको फर्दर लिखेंगे तो न्यू इंटू लैम्डा, और ये हो गया न्यू इंटू लैम्डा m कर देता हूं, मतलब वेवलेंथ इन मीडियम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो आपकी वही रहेगी। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से लैम्डा m जो आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा लैम्डा बाय म्यू। तो वेवलेंथ 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं इसी चीज को एयर में रखता हूं, इन एयर के अंदर, तो फ्रिंजेस विड्थ कितना होगा, फ्रिंजेस विड्थ होगा लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। और अगर मैं इसी को अगर मीडियम में डाल देता हूं, तो मीडियम में कितना हो जाएगा, मीडियम में हो जाएगा आपका, इन मीडियम के अंदर आपका हो जाएगा बीटा m कर देता हूं, और ये हो जाएगा लैम्डा m डी बाई डी। और लैम्डा m अभी निकाला कितना, लैम्डा बाई म्यू, तो लैम्डा डी अपॉन म्यू डी। और ये कौन सा फ्रिंजेस विड्थ था, ये तो एयर का फ्रिंजेस विड्थ है, तो जाएगा बीटा बाय म्यू। देखो ये आ गया, ये यानी कि अगर हम पूरे के पूरे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, apparatus को वहां से वैक्यूम से उठा के कहां डालते हैं, एक मीडियम में डालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, देन द फ्रिंजेस विड्थ विल बी 1 बाय म्यू टाइम्स, फ्रिंजेस विड्थ जो है 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो करते हैं। देखो अब तक मैंने आपको जो भी चीज बताई, चाहे स्मॉल डी लिया, चाहे कैपिटल डी लिया, चाहे हमने वेवलेंथ चेंज की, कैसे कलर से, कलर को चेंज करके, मीडियम को चेंज करके, तो फ्रिंजेस विड्थ चेंज हुई, क्योंकि फ्रिंजेस विड्थ इन्हीं 3 चीजों पर डिपेंड करती है। अब इसके अलावा अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो फ्रिंजेस विड्थ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, फार्मूला बताता है कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या चेंज आएगा फिर, अब जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा उसकी इंटेंसिटी में। किसकी इंटेंसिटी में, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी में। और इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि, और कंडीशन है क्या, ये कंडीशन आपको ये याद रखनी है। देखो कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद करनी है अच्छे से। और कंडीशन ये है कि fringes will be obtained on the screen. Fringes will be obtained on screen यदि small s by capital S लेस होगा लैम्डा बाय डी से। ये कंडीशन। What is small s? Small s is the size of the slit, source slit. Source slit क्या देखो यहां, this is a source slit. ये source slit था, ये डबल स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, और कैपिटल एस किसके बीच का डिस्टेंस है, सोर्स स्लिट का डिस्टेंस है डबल स्लिट से, है ना। तो ये कंडीशन होती है इंटरफेरेंस की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फ्रिंजेस आपको दिखेंगे, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी फ्रिंजेस आपको नहीं दिखेंगे, चाहे आप मोनोक्रोमेटिक साइट्स यूज करो, चाहे आप कोहेरेंट करो, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th या जो भी था, वो है व्हाट इज द फैक्ट, what is the effect on fringes when source slit moves closer to double slit, closer to double slit? सोर्स स्लिट को डबल स्लिट के पास ला रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कैपिटल एस डिक्रीज कर रहा है,
स्टार्टिंग में जब पास सबने शुरुआत करी होगी तो स्मॉल एस बाई कैपिटल एस की वैल्यू लैम्डा बाई डी से कम रही होगी, क्योंकि इंटरफेरेंस हमें मिल रहा था, स्क्रीन पे पैटर्न मिल रहा था। जैसे ही अब सोर्स स्लिट को पास लाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल एस डिक्रीज कर रहा है। और फिर एक ऐसी कंडीशन भी आ जाएगी कि जब ये वैल्यू इसके इक्वल और इससे ज्यादा हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो फ्रिंज डिसअपियर हो जाएगा। फ्रिंज विल नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, क्या आंसर होगा इसका, कि इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, देखो फ्रिंजेस विड्थ में चेंज कोई नहीं आएगा, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस एंड will disappear when small s by capital S becomes greater than or equal to lambda by d। ये तो फ्रिंज विल डिसअपियर, तो मतलब इंटेंसिटी में चेंज आया है ना। दूर ले आओगे तो क्या होगा भाई, इसका इनवर्स इफेक्ट है, फ्रिंजेस विल बिकम्स मोर एंड मोर शार्प। अगर आप स्क्रीन को स्लिट से सोर्स स्लिट को डबल स्लिट से दूर ले आओगे तो ये चीज और छोटी होती जाएगी, बिकम्स मोर एंड मोर शार्प, इतना शार्प हो जाएगा एकदम वो भी गायब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इंक्रीज्ड, विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इंक्रीज्ड। सोर्स स्लिट के विड्थ को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो वही चीज आ गई, सेम इफेक्ट। स्मॉल एस बाई कैपिटल एस ग्रेटर देन होना चाहिए इंटरफेरेंस के लिए क्या, लेस देन इक्वल होना चाहिए लैम्डा बाई डी से, ये कंडीशन होती है। तो अगर आप सोर्स स्लिट के विड्थ को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा भाई, इसको डिक्रीज कर दो कैपिटल एस को या स्मॉल एस को इंक्रीज कर दो, बात तो एक ही है। तो क्या होगा, फ्रिंज की इंटेंसिटी कम होने लगेगी और डिसअपियर हो जाएगी जब ये कंडीशन वायलेट हो जाएगा। तो सेम चीज क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस बिकम्स डिक्रीजेस, ऐसा लिखो डिक्रीजेस, सेम चीज है पहले वाला, डिक्रीजेस, intensity of fringes decreases and will disappear when small s by capital S greater than lambda by d या equal to lambda by d। ये आ गया आपका, ये नेक्स्ट कंडीशन होगी। अब आगे इसमें भी वही चीज है, अगर आप सोर्स स्लिट के विड्थ को कम करते जाओगे तो रिवर्स इफेक्ट होगा, है ना। अब आगे आता है लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या है ये पॉइंट, ये है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट यूज करें, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, तो क्या होगा, पैटर्न कैसा बनेगा, देखो, when a beam of white light replaces source of monochromatic light, source of white light replaces a source of monochromatic लाइट, तो क्या होगा, देखो आपको पता है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, सातों की अलग अलग वेवलेंथ होती है, ऑल 7 कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ, फ्रिंजेस भी डिफरेंट होगी।
रेड की फ्रिंजेस विड्थ सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम जिसकी वेवलेंथ होगी विबग्योर में उसकी फ्रिंजेस विड्थ आएंगी, और ऐसे करते करते सबसे कम फ्रिंजेस विड्थ जो विजिबल रीजन में वो आपकी वायलेट की आएगी। तो अगर मैं देखो क्या होगा, अगर मेरे पास कलरफुल पेन होता तो और बढ़िया बनता है इसमें, लेकिन चलो हमें तो कंसेप्ट समझना है, समझा देता हूं आपको। ये हमने स्क्रीन लिया, ये इंटेंसिटी लेता हूं, सबसे ज्यादा फ्रिंजेस विड्थ किसकी होगी, देखो इंटेंसिटी ये बन गया, मान लो ले लिया मैंने रेड का, सबसे ज्यादा फ्रिंजेस विड्थ होगी किसकी, रेड की। ये इस तरह से रेड की बनेगी। ये मान लो मैं ऐसे रेड की बना रहा हूं, इधर भी बनेगी ऐसे, इस साइड भी बनेगी ऐसे। इस तरह से रेड की बनेगी, मान लो ये रेड की बन रही है। उसके बाद उससे कम किसकी होगी विबग्योर में, देखो विबग्योर ऑरेंज की होगी। अब ऑरेंज कलर नहीं है तो ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो ये किसकी बन रही है, ऑरेंज की बन रही है। किसकी बन रही है, ऑरेंज की बन रही है। फिर किसकी बनेगी, अब येलो की बनेगी, येलो की बन रही है, येलो की बन रही है, ऐसे। तो ऐसे करते करते जितने भी 7 कलर्स हैं सब एक ही स्क्रीन पे सबका पैटर्न बनेगा। तो सबका पैटर्न ओवरलैप करेगा, सीधी सी बात है, सबका पैटर्न ओवरलैप करेगा। और ओवरलैप करेगा तो यहां आप देख सकते हो इसके आगे सेंट्रल मैक्सिमा पे एक ऐसी जगह आ जाएगी, यहां बिल्कुल बीचों बीच में, यहां पर ऐसी जगह आ जाएगी, यहां पर जहां पर क्या होगा, जहां पर सारे लाइट एक साथ आ जाएंगे। सबसे आगे कौन दिखाई देगा, सबसे आगे किसको होना चाहिए, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वायलेट। सबसे पीछे बैकग्राउंड पे कौन दिखाई देगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे पीछे। सबसे बड़ा सबसे पीछे, सबसे छोटा सबसे आगे, जैसे लाइन में खड़े होते हैं ना, वही है। और यहां से रेड, फिर सबसे बड़ा रेड दिखाई देगा, फिर किसका होगा, फिर और सबसे आगे। और जब सबसे आगे वाला आ जाएगा वो थोड़ी दिखाई देगा, उसकी जगह आपको व्हाइट स्पॉट दोबारा से दिखा देगा बना हुआ। क्यों, क्योंकि जब सातों कलर एक साथ मिल जाएंगे तो व्हाइट। तो बीच में यहां पर कैसा होगा, बीच में यहां पर आ जाएगा बिल्कुल व्हाइट स्पॉट, व्हाइट स्पॉट। और व्हाइट स्पॉट के दोनों साइड, इधर और इधर, कलर्ड फ्रिंजेस होंगी। कैसी होंगी, कलर्ड फ्रिंजेस। इधर भी कलर्ड फ्रिंजेस, इधर भी कलर्ड फ्रिंजेस, इधर भी कलर्ड फ्रिंजेस और इधर भी कलर्ड फ्रिंजेस। आगे ऐसा भी हो सकता है, कई प्रोबेबिलिटी है जहां पर दोबारा से सातों कलर एक साथ आ जाए, ऐसा हो सकता है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में आते भी है कि वो डिस्टेंस बताओ सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जहां पर दोबारा से ये फ्रिंजेस कंसाइड कर जाएंगे, यानी मैक्सिमम मैक्सिमा को आ जाएगा, मिनिमम मिनिमा को आ जाएगा, या मैक्सिमम मैक्सिमा को आ जाएगा, या मिनिमम मिनिमा। उसके बाद फिर डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसा कहीं आगे भी हो सकता है जहां पर दोनों के फ्रिंजेस एक साथ आ जाए, लेकिन सेंटर पे तो आएंगे। तो हम जनरली क्या बोलेंगे, हम जनरली ये बोलेंगे कि अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो फ्रिंजेस विल बी कलर्ड एंड हैविंग सेंट्रली व्हाइट स्पॉट। है ना। एक चीज आपको बताऊं, कभी आपने सोप बबल देखा है? हमने देखा है, गौर से देखना सोप बबल को, ना खास तौर से धूप में ले आके देखना। जैसे ही सोप बबल को आप धूप में ले जाओगे, क्या हीरे की तरह चमकने लगेगा, कलरफुल लाइट दिखाई देंगी उसके अंदर में। यही तो है। तो सोप बबल सोप बबल कलरफुल क्यों दिखाई देता है? सोप बबल कलरफुल दिखाई देता है इंटरफेरेंस की वजह से। तो 7 कलर्स होते हैं, इंटरफेयर करते हैं, पैटर्न बनता है आंखों पे, है ना।
भाई हमारी आंखें से लाइट आती है, इंटरफेयर करती है और हमें दिखता है, 7 कलर्स हमें दिखाई देते, तो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो सो बबल्स आर कलरफुल ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये मैंने आज आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताया। इंटरफेरेंस में आज फ्रिंजेस शिफ्ट किया हमने, और हमने देखा कि फ्रिंजेस शिफ्ट कितना होता है, फ्रिंजेस विड्थ पे क्या उसका फर्क पड़ता है। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, कई सारे पार्ट्स थे, उसको हमने लिखा, डिस्क्राइब किया। उम्मीद करता हूं जो आपको कराया मैंने, आज हमने जो किया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो क्या करना है, क्या करना है शेयर करना है। उससे पहले क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ना, लाइक करना है, शेयर करना है, खुद भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है।